हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी, इसके अंदर अब हम आ चुके हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, विच मींस एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है, 10 एमसीक्यू होने वाले इसके अंदर, उसको अपन बाकायदा इत्मीनान से सॉल्व करते हुए चलेंगे। बस आप अच्छे से बैठ के देखते रहिए, बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सपोज देयर आर 3 कर्व्स फॉर द बिहेवियर ऑफ अ गैस। ठीक है, किसी भी गैस के बिहेवियर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 कर्व्स बना करके रखे हैं। उसमें से जो ये वाला कर्व था वो था एट टेम्परेचर T1, ये जो नीचे बीच वाला कर्व है वो है एट टेम्परेचर T2, और जो सबसे नीचे वाला कर्व है वो है एट टेम्परेचर T3 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा सर? पीवी अपॉन ये म्यू टी लिखा है ना, तो बेसिकली जो म्यू होता है ना वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। कई दफा इसको अपन एन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आप जरा समझे इस बात को। पीवी इज इक्वल्स टू आप एनआरटी करते हैं, यस सर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। और कभी कभी इसको ना कहीं कहीं पे आप इसको पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आरटी भी कहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो म्यू लिखा है और ये जो एन लिखा है ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ अपने लिए बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे अपने पास में पीवी अपॉन एन टी की वैल्यू है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर टेम्परेचर? इसमें से कौन सा जो ऑर्डर है ना टेम्परेचर्स के लिए वो सही होने वाला है, ये आपसे पूछ करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, होता क्या है ना कि जैसे ही किसी भी गैस का आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे ना आइडियल गैस बनने लगता है, आइडियल गैस की तरफ प्रोसीड करने लगता है, बीइंग टुवर्ड्स बीइंग एन आइडियल गैस। ठीक है, वो प्रोसीड करने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर है ना वो आइडियल गैस से मैच करना शुरू कर देगा और आइडियल गैस की इक्वेशन को बाकायदा फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जो ये तीनों कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं, एक टेम्परेचर T1 के लिए, एक टेम्परेचर T2 के लिए, एक टेम्परेचर T3 के लिए, इन तीनों कर्व्स में सबसे खास बात क्या होती है कि जो ये नीचे वाला कर्व आपको नजर आ रहा है ना, वो नीचे वाला कर्व अगर आप देखें इत्मीनान से तो वो थोड़ा ज्यादा करीब है टुवर्ड्स बीइंग एन आइडियल गैस। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, आइडियल गैस के लिए सर वो डॉटेड वाला ही कर्व कैसे चलेगा पता? ठीक है, इस गिवन क्वेश्चन में तो यहां बता के रखा है कि ठीक है ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो आइडियल गैस को करस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि सच में है ये स्ट्रेट लाइन आइडियल गैस को ही करस्पॉन्ड कर रहा है? हमें कैसे मालूम चलेगा? अब जरा गौर करिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है सर? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बोलो हाँ कि ना? यस सर, तो पीवी अपॉन एन इंटू टी कर दूंगा मैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा? आर। आर का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब बेसिकली कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे जरा चेक करें पीवी अपॉन म्यू टी, तो पीवी अपॉन म्यू टी की जो वैल्यू है ना वो लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। तो पीवी अपॉन म्यू टी कांस्टेंट होता है किस इक्वेशन के हिसाब से? इस इक्वेशन के हिसाब से, और इसी को तो अपन कहते हैं इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। ठीक है, इसी को तो अपन कहते हैं सर इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, इसी को तो अपन कहते हैं सर इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, बकायदा ये वाली पूरी बात तरीके से समझ में आ चुकी है। तो अगर यहाँ पे आप ऊपर वाले कर्व को देखेंगे ना तो ऊपर वाला कर्व जो है ना वो ज्यादा करीब है टुवर्ड्स बीइंग एन आइडियल गैस। ठीक है, अब ज्यादा करीब आप कैसे पहुंचोगे टुवर्ड्स बिकमिंग एन आइडियल गैस? सर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिर आइडियल गैस बिहेवियर जो है ना वो दिखना शुरू हो जाता है। तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, द गैस बिकम्स, द गैस स्टार्ट्स गेटिंग क्लोज टू एन आइडियल गैस। ठीक है, स्टार्ट्स गेटिंग क्लोज टू
बिकमिंग एन आइडियल गैस, starts getting close to becoming an ideal gas, ठीक है, starts getting close to becoming an ideal gas, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा एकदम जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है अपने दिमाग में, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी था, उसमें अपने पास में पीवी अपॉन टी अपने पास कैसा हो गया सर? कांस्टेंट हो चुका है। बस इतनी सी बात थी, ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में बाकायदा तरीके से बैठ गया होगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आइडियल गैस बनेगा ना। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा करीब है आइडियल गैस बनने के, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो नीचे है और जो और भी नीचे है वो कम कम टेम्परेचर्स पे होंगे। इसका मतलब ये है कि T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा और T3 और भी कम होगा। देयरफॉर T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा और T3 और भी कम होगा। तो T1 ज्यादा, T2 कम और T3 और भी कम। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना वो बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है उस पर आप बाकायदा टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, डन 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 डन, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। इफ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज हाफ्ड एंड द स्पीड इज डबल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पे मास को चेंज कर दिया गया है और स्पीड को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। यहां पर मास को चेंज कर दिया गया है, स्पीड को चेंज कर दिया गया है, तो क्या होगा? रेशियो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जरा गौर करिएगा, इसका जो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे ना सर, वो फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का, ठीक है, यही पूछा है ना, प्रेशर का पूछा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3, उसके बाद डेंसिटी इनटू स्पीड का स्क्वायर। डेंसिटी क्या होता है सर? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा सर? सी का स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक फॉर्मूला ओनली, ठीक है। अब देखिए, और इफ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज हाफ, मतलब मास को हाफ कर दिया गया है। मास को क्या कर दिया सर? हाफ कर दिया गया है। तो जो नया वाला मास है ना वो पुराने वाले मास का आधा करके रख दिया गया है, और स्पीड को डबल कर दिया गया है, ठीक है, और स्पीड को डबल कर दिया गया है। तो सी डैश जो है ना सर, वो पहले वाले की स्पीड का डबल कर दिया गया है। तो पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल प्रेशर। क्या पूछा है सर? फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल प्रेशर। तो P1 अपॉन P2 करेंगे। तो P1 अपने पास में क्या हो जाएगा? 1/3 मास M1 V1 C1 का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा सही चल रहा है सर? बिल्कुल सही चल रहा है। और इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 1/3। अब देखो M2 कर दूं क्या मैं इसको? यस सर, ये M2 कर दूंगा, बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर, जो नया वाला मास था ना वो पुराने वाले मास का हाफ हो चुका है, और जो अपने पास में नया वाला स्पीड था ना वो पुराने वाले स्पीड का डबल हो चुका है। वही कहा गया ना इसके अंदर? यस सर, बिल्कुल सही कहा गया, ठीक है। तो 1/3 M2 अपॉन V2, और यहाँ पे हो जाएगा C2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बेटा, अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर का जो रेशियो है P1/P2, इसका जो रेशियो है ये अपने पास में क्या बचेगा? M1/V1 था, ठीक है। अब जरा इसको अपन खेलना शुरू करते हैं। तो M1/V1 था, ठीक है, और इसको अपन क्या कर देंगे? V2/M2। इसको अपन कर देंगे क्या सर? V2/M2, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? C1 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। तो C1/C2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? होल का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो प्रेशर्स का रेशियो पूछ रहा है, वही पूछा ना, इनिशियल एंड फाइनल, मतलब P1 अपॉन P2 पूछ के रखा है। अब जरा ध्यान देना, M1 को तो अपन को बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है। और बताऊं, वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं होगा भैया, गैस है, गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कंप्रेस तो नहीं कर दिया इसको, तो यहाँ पे मास इज बेसिकली हाफ एंड द स्पीड इज डबल्ड, नहीं कंप्रेस वम्प्रेस नहीं करा, ना एक्सपैंड करा है, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम रहने वाला है। अच्छा, M2 अपने पास में कितना हो गया सर? M2 हो चुका है पहली वाली का हाफ, तो M1 का हाफ हो चुका है, ठीक है सर। उसके बाद C1/C2 देख लेते हैं। तो C1 अपने पास में कितना है सर? स्पीड में क्या हुआ? हाँ सर, तो C1 को अपन एक काम करते हैं, C1 रख देते हैं, और C2 अपने पास में क्या है सर? ट्वाइस ऑफ C1 है, और इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। तो जो प्रेशर्स का रेशियो है ना P1/P2, देखो वो अपने पास क्या होगा? M1 और M1 तो यहाँ पे कट गया, इसकी तो हल्दी मेहंदी हो चुकी है। तो सर M1 से M1 कट गया, V से V कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये C1 से सर C1 भी कट चुका है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख क्या बचता है? यहाँ बचेगा अपने पास में 2, उसके बाद 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4, इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2। तो देयरफॉर जो P1/P2 जो आपसे रेशियो पूछा हुआ है ना सर, वो हो जाएगा 1:2 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। 1:2 कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन ए, 1:2 इज ऑप्शन ए। ये रहेगा अपने पास में इसका बिल्कुल सटीक 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 सोल्यूशन। और जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, वो फॉर्मूला रहेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है।
ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/3 डेंसिटी इंटू स्पीड का स्क्वायर। डेंसिटी को अपन ने खोल दिया है मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा एकदम जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं लग रही है सर। निपटा दें इसको, बिल्कुल सर। चलो भाई आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे ये रहेगा अपने पास में फॉर्मूला, ठीक है। 3/2 टाइम्स KBT, ठीक है। अब ये KB बेसिकली क्या है, K सब्सक्रिप्ट B है, इसको अपन कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ये जो K सब्सक्रिप्ट T है ना, इसको कहा जाता है सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे कहा जाता है सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और मैं आपको बता दूं इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 3/2 टाइम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू अपने पास में क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा हो गया पूरा क्लियर? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग में बी डिफाइंड एज दैट temperature at which the root mean square velocity of the gas molecules reduces to 0। भाई कौन सा टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे गैस मॉलिक्यूल्स की जो RMS स्पीड है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर को अपन क्या कहते हैं सर, RMS स्पीड। तो ऐसे टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स की जो RMS स्पीड है ना वो 0 के बराबर हो जाती है, इस तरह के टेम्परेचर को क्या कहा जाता है। इसका हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो चुका था थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर के अंदर ही, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट केल्विन तो नहीं है, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, एब्सोल्यूट केल्विन ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट 0 जो है ना वो होगा इसका सही आंसर। आ रहा है कुछ कुछ याद? बिल्कुल सर, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग एक ग्राफ पढ़ चुके थे, वहां पर एब्सोल्यूट 0 का जिक्र वहां पे किया गया था, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो भी RMS स्पीड होती है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब जो वर्चुअल स्पीड होती है वो हो जाती है 0 के बराबर, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पे होती है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फ़ारेनहाइट भी नहीं है, एब्सोल्यूट पीक भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, एब्सोल्यूट 0। और ये मैं पढ़ा चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर भी। फिर से बता दूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस वाले चैप्टर के अंदर ना आपको कई दफा बहुत सारी चीजें जो है ना वो रिलेट होती हुई नजर आएंगी, कहां से, थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। कहां से रिलेट होंगी सर, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट होती हुई आपको नजर आती है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। Which of the following is called as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system। तो भाई किसी भी पार्टिकल के पोजीशन या कन्फिगरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करता हूं वन डायमेंशनल मोशन की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं वन डायमेंशनल मोशन की, तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जानकारी जो है ना वो काफी रहती है। एक्स कोऑर्डिनेट की जानकारी मिल जाएगी वो भी काफी है, वाई की मिल जाएगी या जेड की मिल जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है ना उनका मोशन एक तरह से अगर देखा जाए तो किसी एक ही कोऑर्डिनेट पर हो रहा होता है, ठीक है। यहां पे देखना अच्छे से, इनका मोशन अगर देखा जाए ना तो किसी एक ही कोऑर्डिनेट पे हो रहा होता है। इट्स लाइक दिस, कि जैसा मान लीजिए अगर ये अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं तो ओनली द एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज होगा, ठीक है, ओनली वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस। और अगर जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर मोशन शो कर रहा है अबाउट द जेड एक्सिस, तो इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ जो जेड कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा। क्या आप लोग को ये वाला फंडा चमका? ओनली जेड कोऑर्डिनेट चेंजेस, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं अबाउट वन डायमेंशनल मोशन, तो वन डायमेंशनल मोशन में कोई एक ही कोऑर्डिनेट जो है ना वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं अबाउट टू डायमेंशनल मोशन तो वहां पे दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है सर कि यहाँ पे कुल मिलाकर के दो कोऑर्डिनेट जो है ना वो चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव दिस एज द वाई एक्सिस एंड यू हैव दिस एज द जेड एक्सिस। नाउ कोई भी पार्टिकल है जो फॉर इंस्टेंस मान लो कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब मैं इसकी पोजिशनिंग बिठाऊंगा ना बाकायदा, तो इसकी पोजिशनिंग ऐसे बैठेगी, भाई ये रहेगा इसका पूरा पोजिशन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ
कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, और अगर 3 डायमेंशनल का मोशन है, ठीक है, तो वहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो 3 डायमेंशनल मोशन, तो क्या होगा सर 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर, जरा इस बात पे आप गौर करेंगे। पहले मैं बनाता हूं पूरा सेटअप आप लोग के लिए, ठीक है। ओके सर, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। ये जोड़ दिया इसको अपन ने यहां से, ये जोड़ दिया इसको अपन ने यहां से, ये जोड़ दिया इसको अपन ने यहां से, और ये जोड़ दिया इसको अपन ने यहाँ से, ठीक है। अब देख क्या होता है ना कि ये अपने पास में ओरिजिन रहता है, ये अपने पास में रहेगा ओरिजिन, और उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पार्टिकल बेसिकली। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा ना, जैसे मान लो ये अपने पास में ओरिजिन है, तो अब मैंने इसको ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब जरा आप चेक करिएगा भाई, एक्स एक्सेस भी है, वाई एक्सेस भी है और जेड एक्सेस भी है, ठीक है। ये एक्स वाली है, ये वाई वाली है, ये जेड वाली है, बाकी सब तो इमेजिनरी है। तो मैं इसको एक बार लिख दूं क्या इसमें, कि अगर यहाँ पे चेक करा जाए ना, तो ये वाली अपने पास में एक्स एक्सिस है, ऊपर चेक किया जाए ना सर तो ये वाली अपने पास में वाई एक्सिस है, और जब यहाँ चेक करेंगे ना सर तो ये वाली अपने पास में क्या है सर, जेड एक्सिस है, ठीक है। उसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना इस पर्टिकुलर पॉइंट का, ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा सर, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और इसको अपन कहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं सर, ओरिजिन से मेजर करना शुरू करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कितने कोऑर्डिनेट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे कहा जाएगा अपने पास में यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसका जो, अच्छा एक काम करो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, पहले इत्मीनान से आकर के इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, अब जरा आते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। सर उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है सर। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं सर क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको अपन कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गया पूरा फंडा समझ में। इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल्स भी करने हैं जो कि मैं आपको एमसीक्यू के अंदर ही करवाते हुए चलूंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। इस पे टिक लगा लिया आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अभी भी पढ़ना बचा हुआ है वाला टॉपिक, तो जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर आपको डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है जा करके देख लो, एग्जांपल्स भी वहां पे मैंने करवाए हैं, न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, और एक बेसिक सा उसका थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर था वो भी आपको वहां पे समझा के रख दिया है, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 3 चीजों के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, 3 चीजों के बीच में रिलेशन है। अब वो इन तीनों में से कौन सा रिलेशन सही होगा या फिर कोई भी नहीं होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको अपन ए से करेंगे रिप्रेजेंट। उसके बाद नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन को अपन करेंगे सर आर से रिप्रेजेंट। और उसके बाद है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम उसको अपन करेंगे एन से रिप्रेजेंट। अब जरा गौर करते हैं कि पहली बात रिलेशन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो अगर एक डायटोमिक गैस है, 1 2, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि दिस इज आर डायटोमिक गैस, ठीक है। अब सर देखिए, अगर डायटोमिक गैस होता है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन कितने डेवलप हो पाएंगे सर, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन डेवलप हो पाएगा, ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन है, सर यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ऑफ रिलेशन है, ना से ज्यादा ना से कुछ कम, ठीक है। अब जैसे मान लो कि देयर इज अ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। अब मान लो कि देयर इज अ मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस में बेसिकली क्या हो रहा है सर, अपने पास में एक ही मॉलिक्यूल है। मोनो एटॉमिक गैस में अपने पास में क्या हो रहा है सर, एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहां पे कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है। यहां पे नंबर ऑफ रिलेशंस इज बेसिकली 0 के बराबर, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक केस लेके आ रहा हूं ट्राइएटॉमिक गैस का, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक गैस में ना मैं आपको बेसिकली 2 उसके क्लासिफिकेशंस हैं वो करके बताता हूं। सिंपल केस है, सिंपल कहानी है, कुछ भी टफ नहीं है। Now we will discuss about what triatomic gas, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक गैस के ना आपके सामने मैं 2 सिनेरियो लेकर के आता हूं। पहला होगा अपने पास में एक लीनियर मॉलिक्यूल,
ट्राई एटॉमिक गैस में अपने पास में एक होगा लीनियर मॉलिक्यूल और दूसरा अपने पास में क्या होगा सर, दूसरा अपने पास में होगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो एक होगा अपने पास में लीनियर मॉलिक्यूल और दूसरा अपने पास में क्या होगा सर, इन टोटल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ जरा फोकस करना आप और बहुत ही अच्छे से फोकस करना। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल वाले केस में क्या होता है ना कि तीन ट्राई एटॉमिक गैस है, ये अपने पास में क्या है सर, लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है सर, यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट रिलेशंस बन सकते हैं, देखो एक बन सकता है इन दोनों के बीच में, ये होगा फर्स्ट रिलेशन, और एक बनेगा इन दोनों के बीच में, ये होगा अपने पास में सेकेंड रिलेशन। तो आप जरा अगर चेक करें तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रिलेशन, दूसरा इंडिपेंडेंट रिलेशन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अबाउट नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो उसमें एक ऐसा हो सकता है, एक ऊपर की तरफ हो, एक मान ले यहाँ पे हो सकता है, एक मान ले यहाँ पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होता है यहाँ पे भाई, एक इंडिपेंडेंट रिलेशन इन दोनों के बीच में हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट रिलेशन इन दोनों के बीच में हो सकता है, और तीसरा इंडिपेंडेंट रिलेशन इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो ये बन जाएगा अपने पास में क्या, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इंडिपेंडेंट रिलेशन, दूसरा इंडिपेंडेंट रिलेशन और तीसरा इंडिपेंडेंट रिलेशन। तो देयरफॉर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस कितने हो जाएंगे सर, 3। आया ये वाला फंडा समझ में आया क्या, पक्का? तो ऐसे निकलते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब आर की वैल्यू। ठीक है, अब जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, मैं अभी आप लोग के सामने वाला बेसिक फॉर्मूला लिख के क्लियर कर दूंगा, लेकिन बस मुझे इतना बताते हुए चलो कि यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है भाई। कमेंट सेक्शन में एकदम फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए अगर आपको लगता है कि हर एक बात आपको बाकायदा तरीके से समझ में आ रही है तो। ठीक है, चलिए सर, ओके, तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है अपने दिमाग में। अब जरा अपन यहाँ पे फोकस करेंगे। तो जो मेन फॉर्मूला होता है ना, जो नंबर ऑफ रिलेशंस को रिलेट करता है, वो ये है, ये वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला, दूसरा ये ना, यस सर, n इज इक्वल टू 3a माइनस आर, n is equals to 3a minus r, this is going to be the exactly सटीक फॉर्मूला। भाई अगर मैं ऊपर से निकालूंगा ना तो n is equals to 3a plus r हो जाएगा, तो वो वैसे भी गलत है। ठीक है, तो जो सही वाला फॉर्म है, तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये n is equals to मतलब n मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, is equals to 3a minus r। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम, ठीक है, r का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, जिसको अपन n से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अपने पास में जो सही वाला फॉर्मूला था वो अपन ने लिख दिया, और जो गलत था फर्स्ट और थर्ड तो बकायदा पूरा गलत ही था। ठीक है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा बकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो गया है कि नहीं हो गया सर? बिल्कुल हो गया सर, ओके डन। चलिए मूविंग ऑन, फाइंड द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो भैया अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो कहानी कुछ इस तरह की होने वाली है। ठीक है सर, बिल्कुल पूरा फंडा क्लियर है। तो यहां पे अपने पास में फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन एंड द थर्ड रिलेशन। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है ना वो यहां पे हो चुके हैं 3 के बराबर। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है ना वो यहां पे हो चुके हैं 3 के बराबर, बस खत्म ही हो चुका है, सिर्फ नंबर ऑफ डिग्री निकालनी है आपको फ्रीडम की। तो फॉर्मूला जो अपने पास में होता है ना, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है सर, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली 3a माइनस r के बराबर। ठीक है, अब देखो r तो अपने पास में 3 था, अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यार ए कितना है, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अपने पास में ट्राइएटॉमिक गैस था, तो ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब बेसिकली क्या होगा, 3 होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी है सर, 3 हो चुकी है, तो 3 इंटू 3, और नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे क्या डेवलप हो चुके हैं, 1 2 3, इसका मतलब ये 3 नंबर ऑफ रिलेशन है, इंडिपेंडेंट रिलेशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3 3 9, 9 माइनस 3 करेंगे तो फिर अपने पास में टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, 6 के बराबर आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो भैया ऑप्शन सी जो है ना वो बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन है।
ठीक है पक्का। ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल था, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के बराबर, यहाँ पे रिलेशंस 3 के बराबर आ गए थे। अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल होता ना, अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल होता ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन सिर्फ 2 ही आते। बट याद रखना कि ये ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल था, तो ऐसा कुछ अपन ने कहानी में खेल करा। ठीक है, ओके सर, डन डन डन। अब आ जाओ इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। ठीक है, ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ट्राइएटॉमिक और लीनियर मॉलिक्यूल इस दफा। ठीक है, ओके सर, डन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जरा गौर करना। 3 तो एटम्स है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो 3 के बराबर हो गए, और ये लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, 3 तो एटम्स है अपने पास में, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये बनेगा फर्स्ट रिलेशन और ये बनेगा सेकेंड रिलेशन। ठीक है, अब जरा गौर करें, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे 3 के बराबर है। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं? नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे 2 के बराबर है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 3a माइनस का r। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद a कितना है सर? a अपने पास में है 3 के बराबर, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अपने पास में सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर है, तो ये 2 हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में जो बकायदा टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अपने पास में कितना हो जाएगा सर? 7 के बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सी का जो ऑप्शन है ना अपना, वो बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? जल्दी मुझे कंफर्मेशन दे दो बेटा, ये वाला फंडा पूरा तरीके से क्लियर हो चुका है क्या? और अगर लग रहा है कि वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, एकदम स्मूथली जा रहा है वीडियो, तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को ना लाइक तो करते हुए चलना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में यार मुझे ना फायर इमोजीज दिखते रहने चाहिए कि हाँ भाई बच्चों तक पूरी बात समझ में आ रही है, जो मैंने पढ़ाया वो तुम्हें समझ में आया, तुम्हें समझ में आया, तुम्हें चमका तो फिर तुम्हारे दिल से वो निकले फायर इमोजीज। ठीक है, ओके सर, डन डन डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। भाई ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस लाइक नियॉन। नियॉन एक बेसिकली मोनोएटॉमिक गैस है, तो उसके लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है, इत्मीनान से बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, और जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो एकदम सही अपने सटीक नाम के साथ में ना कॉमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलना। भाई क्या हुआ, अगर मान ले गलत तो हो भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखने को मिलेगा अपने को, लेकिन क्या है कि इंटरैक्टिव रहो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में जो भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, वो कमेंट सेक्शन में मुझ तक अपने आंसर पहुंचाते हुए चलना, और इस बात को हैबिट में डाल लो। मैंने कोई सवाल पूछा बस सुन के बैठ मत जाओ। जब तुमने सवाल सुना है, तुम्हारे दिमाग ने प्रोसेस करा है, कुछ तो आंसर निकला होगा, चल भले ही वो गलत है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनता तो है कि अपनी अगर गलती भी हो रही है ना, तो वो भी अपन बताएं कि सर हमारा तो आंसर ये आ रहा है, अब गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा वो जल्दी से मुझ तक पहुंचाएं, जल्दी करना प्लीज। ठीक है सर, बढ़िया, यहां तक का मसला बकायदा पूरा क्लियर हो चुका था। तो जो भी आप लोगों ने आंसर डाला होगा अभी अपन चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपसे पूछा गया है। मोनोएटॉमिक गैस था, तो मोनोएटॉमिक गैस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। और जब एक ही पार्टिकल है तो भाई इसमें कहाँ कुछ रिलेशन बनेगा? भाई रिलेशन बनाने के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी है ना, रिलेशन बनाने के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी है ना। सिंगल सिंगल में क्या रिलेशन से खेलोगे यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयर इज नो रिलेशन, r की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 0। तो अब आपसे फॉर्मूला अगर अपन एक बार लिख लें यहाँ पे, तो फिर n की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1, माइनस रिलेशन कितने हैं? 0। तो n इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा सर? 3 के बराबर। n इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा सर? 3 के बराबर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं कि आपका भी सेम आंसर आया होगा, लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश आंसर कुछ डिफरेंट भी आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। अब तो समझ में आ गया ना पूरा फंडा, अब तो समझ में आ गया ना पूरा फंडा? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए
अब आते हैं इसके आखिरी सवाल के ऊपर। ऑल द कर्व्स फॉर रियल गैस अप्रोच द आइडियल गैस बिहेवियर एट। भाई सारे कर्व जो रियल गैस के लिए होते हैं ना, वो आइडियल, देखो रियल गैस का मतलब होता है प्रैक्टिकल गैस, ठीक है, रियल गैस का मतलब होता है प्रैक्टिकल गैस, और आइडियल गैस का मतलब होता है परफेक्ट गैस। तो अगर आप किसी गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आखिरी सवाल चल रहा है। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप खुद भी दे सकते थे, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं ना यार, बेफिक्र हो बेफिक्र हो बेफिक्र हो। तो यहां पे क्या होता है ना बेटा, कि अगर आप किसी भी गैस को ना आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको बस एक दो काम बेसिकली करने पड़ते हैं। एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, और दूसरा क्या होता है कि प्रेशर को लो कर दो, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर को हाई कर दीजिएगा और प्रेशर को भी लो करना पड़ता है, तभी जाकर के वो जो गैस है ना वो आइडियल गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहां पे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो सिर्फ हाई टेम्परेचर से काम नहीं होगा, लो प्रेशर भी चाहिए और हाई टेम्परेचर भी चाहिए, तभी जाकर के अपन कह सकते हैं कि आपकी जो गैस है ना वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करना शुरू कर सकती है, ठीक है। इसका आंसर जो सटीक है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये एमसीक्यू का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक बात जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सच में हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।